नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस चैनल पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। हमने अब तक अध्याय 1 और अध्याय 2 को कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 1 और अध्याय 2 से संबंधित सभी MCQ प्रश्न का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे हम आज की क्लास में अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं। अध्याय 3 में नगर पालिकाओं के कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 में धारा 51 से लेकर धारा 66 तक दी गई हैं। हमने पिछले अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर धारा 50 तक का अध्ययन किया था और उससे पहले अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 का अध्ययन किया था। आज हमारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की 9वीं क्लास है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले धारा 51 पढ़ेंगे। धारा 51 में नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध और नियम दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिन अर्थात 2 माह के भीतर एक बार होगी। इसका अर्थ यह है कि नगर पालिका की जो बैठक होगी वो 2 माह के भीतर एक बार बैठक बुलाना आवश्यक है। इस प्रकार से एक कैलेंडर वर्ष के अंदर न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। यदि 2 माह के अंदर एक बैठक बुलाई जाती है तो अपनी एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक हो सकती है। यदि नगर पालिका अध्यक्ष चाहे तो 6 से अधिक बैठकें भी आयोजित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वह तारीख या दिन जब नगर पालिका के 1/3 सदस्य संकल्प विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित करें और हस्ताक्षरित अनुरोध करें तो उस दिन के 7 दिन के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। यदि 7 दिन के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी अगले 10 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। इसको हम और इस प्रकार समझ लेते हैं कि मान लीजिए नगर पालिका के सदस्य किसी विशेष बैठक को बुलाना चाहते हैं तो वह 1/3 सदस्य संकल्प पारित करके और हस्ताक्षरित अनुरोध करें अध्यक्ष से, तो जिस दिन प्रस्ताव पारित किया जाएगा और हस्ताक्षरित अनुरोध किया जाएगा उस दिन के बाद अगले 7 दिन के अंदर अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो उस स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अगले 10 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ उसके 7 दिन के बाद या 7 दिन का समय अध्यक्ष को दिया गया और अध्यक्ष भी अगर विफल रहता है तो अगले 10 दिन यानी उन 7 दिन की समाप्ति के बाद अगले 10 दिन के अंदर मुख्य नगर पालिका अधिकारी विशेष बैठक बुलाएगा। अध्याय 3 में अगली धारा है धारा 52। धारा 52 के अंदर व्यष्टि सदस्यों के अधिकार के बारे में बताया गया है। व्यष्टि शब्द की इंग्लिश देखें तो इंडिविजुअल हो जाएगी, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल सदस्य के पास क्या क्या अधिकार होंगे उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका पहला पॉइंट है, कोई भी नगर पालिका सदस्य यदि नगर पालिका के कार्यों की उपेक्षा हो रही हो या नगर पालिका की संपत्ति की बर्बादी हो रही हो या किसी क्षेत्र के नागरिकों की समस्या पर समुचित अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है और सुधार का सुझाव दे सकता है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका का कोई भी सदस्य है, यदि वह देखता है कि नगर पालिका के कार्य सही ढंग से नहीं हो रहे हैं या नगर पालिका की किसी संपत्ति की बर्बादी हो रही है या नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले किसी नागरिक को परेशानी हो रही है, तो इन सभी मुद्दों पर वह समुचित अधिकारी जो होगा उसका ध्यान उन मुद्दों पर आकर्षित कर सकता है और सुधार संबंधी सुझावों को दे सकता है। दूसरा पॉइंट देखें तो प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित मामलों पर
संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। यानी वह बैठकों में अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है और नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित जो मामले हैं उन पर वह अपनी वोटिंग मतदान कर सकता है और संकल्प प्रस्तावित करने आदि का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है कि नगर पालिका सदस्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देकर नगर पालिका कार्यालय में बिना फीस का भुगतान किए अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार रखता है। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, उनको चेक करने का, उनको निरीक्षण करने का अधिकार नगर पालिका सदस्य के पास होता है, जिसकी एक प्रक्रिया यह है कि वह सबसे पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देगा, उसके बाद वह नगर पालिका कार्यालय में बिना फीस का भुगतान किए अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। अगली धारा है धारा 53। धारा 53 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। इस धारा के अधीन ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। अर्थात नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध यदि आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं नगर पालिका के अन्य सदस्य, तो धारा 53 के अधीन ही उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई नोटिस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं या पद ग्रहण करते हैं, उसके 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध। अगली धारा है धारा 54। धारा 54 में बताया गया है 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में वार्ड समिति गठित की जाएगी और वार्ड समिति में 1 या 1 से अधिक वार्ड सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जिन नगर पालिका क्षेत्रों में जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, वहां वार्ड समिति का गठन किया जाएगा और वार्ड समिति में 1 या 1 से अधिक वार्ड सम्मिलित हो सकते हैं। वहां एक वार्ड को लेकर ही वार्ड समिति बनाई जा सकती है या 1 से अधिक 2 वार्डों को मिलाकर 5 वार्डों का समूह बनाकर या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। अगला पॉइंट 2 है, प्रत्येक वार्ड समिति में कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका सदस्य, अर्थात जो वार्ड समिति के अंदर शामिल हैं, यानी कि जिन वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई गई है या केवल एक ही वार्ड से वार्ड समिति बनाई गई है, उसके जो वार्ड मेंबर होंगे, अर्थात नगर पालिका सदस्य होंगे उस वार्ड के, वह वार्ड समिति के मेंबर भी होंगे। अगला पॉइंट है, अधिकतम 5 मनोनीत सदस्य वार्ड समिति में शामिल किए जा सकते हैं और मनोनीत सदस्यों की 2 योग्यताएं होनी चाहिए, जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखते हों, और मनोनीत सदस्यों की दूसरी योग्यता है कि जिनकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, यानी कि जिनकी आयु 25 या 25 वर्ष से अधिक हो। यहाँ हमने इसकी याद करने के लिए शॉर्ट में भी लिख रखा है, यानी कि जिन सदस्यों की आयु 25 या 25 वर्ष से अधिक है और जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखते हैं, ऐसे सदस्यों को मनोनीत सदस्य के रूप में चुना जाएगा और किसी वार्ड समिति में उनकी अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। तो हमने देखा दूसरे पॉइंट में प्रत्येक वार्ड समिति में वहां के वार्ड मेंबर और अधिकतम 5 मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, वार्ड समिति में एक ही वार्ड है तो उसी वार्ड का नगर पालिका सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वार्ड समिति केवल एक ही वार्ड से बनी है तो उस वार्ड का वार्ड मेंबर या उस वार्ड का नगर पालिका सदस्य ही उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा, यदि वार्ड समिति में 1 से अधिक वार्ड शामिल हैं तो उन वार्डों के नगर पालिका सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि कोई वार्ड समिति
एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी है, तो उन वार्डों के जो वार्ड मेंबर होंगे या जो नगर पालिका सदस्य होंगे वह आपस में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। अगली धारा है धारा 55। धारा 55 के अंदर समितियों का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट धारा 55 में हो जाएगा, प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। इस कार्यपालक समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर परिषद और नगर निगम के संबंध में 2 महिला सदस्यों सहित 7 सदस्य और नगर पालिका के मामले में 5 सदस्य जो नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, और नगर पालिका की जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष इस कार्यपालक समिति के अंदर शामिल होंगे। इसमें यही है कि नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी जिसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता शामिल होंगे। नगर परिषद और नगर निगम यदि है तो वहां 7 सदस्य शामिल होंगे जिनमें 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, और नगर पालिका की बात करें तो वहां 5 सदस्य होंगे जो नगर पालिका के द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, और नगर पालिका समिति जिन्हें हम नीचे देखेंगे उनके अध्यक्ष भी कार्यपालक समिति में शामिल होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा, यानी कि मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी है वह कार्यपालक समिति का सचिव होगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, नगर पालिका अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनी समितियों का गठन करेगी। यह समितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो वित्त समिति, लोक स्वास्थ्य समिति, स्वच्छता समिति, नियम और उपविधियां समिति। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि नगर पालिका कुछ विशेष कार्यों के लिए या अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए समितियों का निर्माण करेगी। उस समिति में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, और वह समितियां हो सकती है कि नगर पालिका के वित्त को देखने के लिए, लोक स्वास्थ्य नगर पालिका क्षेत्र को देखने के लिए लोक स्वास्थ्य समिति बनाई जा सकती है, नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वच्छता समिति, और नगर पालिका के कार्यों के नियम और उपविधियां आदि की देखरेख के लिए, आदि के सही संचालन के लिए नियम और उपविधियां समिति बनाई जा सकती है। इसी प्रकार की अन्य समितियों का निर्माण भी नगर पालिका कर सकती है। धारा 55 में आगे देखेंगे हम कि समितियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो नगर पालिका के मामले में समितियों की संख्या अधिकतम 4, नगर परिषद के मामले में समितियों की संख्या अधिकतम 6 और नगर निगम के मामले में समितियों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। अगला पॉइंट है कि नगर पालिका गठन के 90 दिन या 3 माह के भीतर भीतर समितियों का गठन करना चाहिए नगर पालिका को। यदि नगर पालिका समितियों के गठन में विफल रहती है तो राज्य सरकार समितियां गठन करेगी। तो नगर पालिका जब चुनी जाएगी, हमारी निर्वाचन पूर्ण होने के बाद जब नगर पालिका चुनी जाएगी तो 90 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका को समितियां गठित कर लेनी चाहिए। अगर नगर पालिका ऐसा करने में विफल रहती है तो राज्य सरकार द्वारा समितियां गठित की जाती हैं। अगला पॉइंट है, मनोनीत सदस्य भी समितियों के सदस्य बन सकते हैं, यानी नगर पालिका में जिन सदस्यों को मनोनीत किया गया है वह भी इन समितियों के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 56। धारा 56 में बताया गया है समिति में सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति, यानी कि जिन समितियों की बात नगर पालिका के अधिनियम की धारा 55 में की गई है, हमने पिछली धारा 55 में जिन समितियों के बारे में बात की है उन समितियों में हमने देखा था कि नगर पालिका के सदस्यों को सदस्य माना जाता है, लेकिन धारा 56 के अंतर्गत नगर पालिका के सदस्यों के अलावा बाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति भी समिति में की जा सकती है। वह व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं यह हम इस धारा में आगे देखेंगे। नगर पालिका के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से ऐसे व्यक्ति जो नगर पालिका के सदस्य नहीं हैं को समितियों में नियुक्त किया जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा
कि नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनमें से आधे से अधिक सदस्य समर्थित संकल्प लाकर बाहर के व्यक्ति जो नगर पालिका का सदस्य नहीं है उसकी नियुक्ति समितियों में कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है वह हम देख लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति है वह नगर पालिका की राय में विशेष अर्हता रखता हो, अर्थात उसमें वह योग्यता होनी चाहिए जिस समिति के लिए वह चुना जा रहा है और नगर पालिका उसे उस समिति के लिए उचित और योग्य व्यक्ति समझे। नोट डालकर हम लिखेंगे कि बाहरी व्यक्तियों को धारा 55 के अधीन कार्यपालक समिति को छोड़कर अन्य समितियों में नियुक्त किया जाएगा। धारा 55 में हमने कार्यपालक समिति को भी पढ़ा था और उसके अलावा अन्य समितियों को भी पढ़ा था। तो धारा 56 के अंतर्गत जिन बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति हम कर रहे हैं समितियों में वह कार्यपालक समिति में नहीं होगी, बल्कि जो अन्य समितियां हैं उनमें हम बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसी में हो जाएगा कि बाहरी नियुक्त व्यक्तियों की संख्या समिति के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने पिछली धारा में पढ़ा था कि समिति के अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए समिति में सदस्यों की संख्या 10 है तो उस समिति में बाहर से नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 का अगर अपन 1/3 निकालेंगे तो 3.33 करीब होगा, तो 3 सदस्यों से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार ही हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। धारा 57 के अंदर समितियों के अध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। यदि नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वह किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। सेम इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 में किसी समिति में अध्यक्ष यदि सदस्य नहीं है और उपाध्यक्ष सदस्य है तो उपाध्यक्ष को उस समिति का पदेन अध्यक्ष माना जाएगा। अगला पॉइंट है नगर पालिका किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है जिसका कोई पदेन अध्यक्ष ना हो। मान लीजिए किसी समिति के सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही शामिल नहीं है तो नगर पालिका किसी नगर पालिका सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित कर सकती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा यदि पदेन अध्यक्ष या नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित हो तो सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। यानी कि अगर किसी समिति की बैठक हो रही है और उसका कोई पदेन अध्यक्ष है वह भी अनुपस्थित है, पदेन अध्यक्ष नहीं है और नगर पालिका द्वारा कोई अध्यक्ष चुना गया है वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसे में समिति के सदस्य जो उपस्थित हैं अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लेंगे। पॉइंट नंबर 5 है जिन समितियों का कोई अध्यक्ष नहीं है वह समय समय पर अपने में से ही किसी अध्यक्ष को नियुक्त करेंगी। यानी कि कुछ समितियां जिनका अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह जब भी उनकी बैठक होगी या जब भी उनको अध्यक्ष पद की आवश्यकता महसूस होगी तब वह अपने स्वयं में से ही किसी एक का चुनाव करके उसको अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अगली धारा हम देखेंगे धारा 58। धारा 58 के अंदर बताया गया है कि नगर पालिका की किसी समिति की साधारण बैठकें 2 माह के भीतर नियमानुसार प्रक्रिया से संचालित की जाएंगी। यानी कि नगर पालिका समिति की जो बैठक होगी वह भी 2 माह के अंदर एक बैठक होगी और नगर पालिका के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उनकी प्रक्रिया संचालित होगी। अगला पॉइंट है यदि किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक बुला सकते हैं। यह पॉइंट इजी है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है समितियां जब उचित समझे बैठक बुला सकती हैं और स्थगित कर सकती हैं। यानी कि समिति जब भी उचित समझे अपनी बैठक बुला सकती है और स्थगित कर सकती है। समिति का अध्यक्ष जब ठीक समझे
और नगर पालिका अध्यक्ष के या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर 2 दिन के भीतर भीतर विशेष बैठक बुलाएगा। यदि समिति का जो अध्यक्ष है वो उचित समझे या नगर पालिका का अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्य लिखित अनुरोध करके उससे विशेष बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं और समिति का अध्यक्ष 2 दिन के भीतर भीतर विशेष बैठक को बुलाएगा। आज की क्लास में हमने अध्याय 3 में धारा 51 से लेकर 58 तक का अध्ययन किया। अगली क्लास में अध्याय 3 की बाकी बची हुई धाराओं को पूरा किया जाएगा। धारा 59 से लेकर धारा 66 तक धाराएं अगली क्लास में कवर की जाएंगी। उसके बाद अध्याय 3 अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अध्याय 3 की सभी एमसीक्यू प्रश्नों को एक साथ सॉल्व किया जाएगा। हम आज की क्लास में एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे। अध्याय 3 खत्म होने के बाद एमसीक्यू की अलग क्लासेस रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।